नेक्स्ट आ जाते हैं थायरॉइड ग्लैंड्स, ठीक है। तो थायरॉइड ग्लैंड्स में ये थोड़ा सा लेंदी है, थायरॉइड और पैराथायरॉइड एक साथ इसमें देख लेते हैं। ये हमारे बॉडी का लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है, ठीक है। तो पाइनियल जैसे सबसे छोटा, और ये तुम्हारा एंडोक्राइन्स क्या हो गया, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट ग्लैंड्स हम इसको मान के चल रहे हैं तुम्हारा इसमें, ठीक है। और इट इंक्लूड द 2 लोब्स, इसमें कितने लोब होते हैं टोटल, 2 लोब होते हैं तुम्हारा, ठीक है। और ये दोनों लोब आपस में इंटरैक्ट होते हैं या जुड़े होते हैं किससे, एस्थमस से जुड़े रहते हैं, दैट्स कनेक्टिव टिश्यूज होता है, ठीक है। और जो थायरॉइड ग्लैंड्स इसका लोकेशन अगर पूछता है कहाँ पे है, तो लोकेशन होता है ट्रैकिया और जो लैरिंग्स पार्ट होता है उसी के जंक्शंस पे प्रेजेंट होता है। तो ये वाला जो डायग्राम इसको वेंट्रल साइड से देख रहे हैं, और इसी डायग्राम को हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, डॉर्सल साइड से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सामने हम लोग को थायरॉइड ग्लैंड दिख रहा है, और जब हम इसके डॉर्सल साइड से देखेंगे पीछे, तो हम लोग को क्या दिखेगा, ये हम लोग को 4 लोब दिखता है किसका, पैराथायरॉइड हार्मोन्स का, ठीक है। और थायरॉइड ग्लैंड बेसिकली बना होता है किसका, फॉलिकल्स का और स्ट्रोमल सेल्स का बना होता है। जैसे में जो मेन होता है ये फॉलिकुलर सेल्स होता है तुम्हारा। फॉलिकुलर सेल्स क्या होता है, मान लो कि एक फुटबॉल जैसा इस तरह से स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, और इसमें इस तरह से क्यूबाइडल सेल्स होता है, जो कि ये थायरॉइड ग्लैंड्स का पार्ट है, और थायरोक्सिन्स का सिक्रेशंस करते हैं। इस तरह से बहुत सारे इसमें प्रेजेंट होता है, ऐसा नहीं कि एक ही है। तो इसी को बोलते हैं थायरॉइड फॉलिकल्स हम लोग कहते हैं। ये थायरॉइड फॉलिकल्स इस तरह से बहुत सारे होते हैं, जब इसका टीएस काट के उसको जूम करके देखेंगे तब हमें ये दिखेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट थायरॉइड ग्लैंड्स हम लोग देख रहे थे। थायरॉइड ग्लैंड्स में हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस किया कि ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है ह्यूमन बॉडी का, और दैट्स इंक्लूड द 2 लोब्स, और ये दोनों लोब्स कहाँ पे होता है, ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया के दोनों साइड्स में प्रेजेंट होता है। और फाइनली ये दोनों जो ग्लैंड्स है, मतलब दोनों लोब्स हैं, आपस में जुड़े रहते हैं, इस्थमस के थ्रू जुड़ा रहता है, एक तरह का ये कनेक्टिव टिश्यू होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। थायरॉइड ग्लैंड्स का जब ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे तो इसमें मैंने बताया फॉलिकल्स और पैराफॉलिकुलस, मतलब स्टोमल सेल्स होता है, उसमें क्या होता है, यहाँ पे कुछ पैराफॉलिकुलर सेल्स। तो ये पर्टिकुलरली जो पार्ट है, दैट फुटबॉल लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है तेरा फॉलिक्यूलर सेल्स हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे बीच में ये जो स्टोमल टिश्यूज हैं उसमें कुछ सेल्स होता है, इसको बोलते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पैराफॉलिक्यूलर सेल्स कहते हैं। और ये जो फॉलिकुलर सेल्स है ये थायरोक्सिन मतलब T3 T4 का सिक्रेशंस करता है, और जो पैराफॉलिकुलर सेल्स है दैट विल सिक्रेट द ये थायरोकैल्सिटोनिन्स का सिक्रेशंस करता है। क्या करेगा, थायरोकैल्सिटोनिन्स आगे लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हार्मोन्स, इसमें कौन कौन से हैं, तो वो सब चीज़ें हमें दिख जाएगा यहाँ पे। थायरोकैल्सिटोनिन्स का सिक्रेशंस करता है। और पहले भी मैं बोलता आ रहा हूँ कि जो थायरॉइड से जो थायरोक्सिन रिलीज हो रहा है ये मेजर मेटाबॉलिक हार्मोन्स होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। और दूसरा जो हार्मोन बोला ये है क्या है तुम्हारा, दैट्स अ थायरोकैल्सिटोनिन, TCT हम इसको बोलते हैं, थायरोकैल्सिटोनिन्स हम लोग कहते हैं इसको, ठीक है। ये वाला पार्ट है तेरा थायरोकैल्सिटोनिन्स, ओके। ये थायरोकैल्सिटोनिन्स का पार्ट है, ओके। ये रहा थायरोकैल्सिटोनिन्स, ठीक है। एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं थायरोक्सिन्स। तो थायरोक्सिन्स जो है इसका केमिकली अगर हम देखते हैं तो इसको बोलते हैं थायरोनिन्स, मतलब ये पहले ही बोला था ना, आयोडीन प्लस तुम्हारा थायरोसिन्स के मिलने से बनता है। तो यहाँ पे T4 का मतलब होता है टेट्रा, और T3 का मतलब होता है ट्राई। अगर 4 आयोडीन्स है तो टेट्राआयोडो, और 3 है तो ट्राई आयोडोस हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। दोनों का प्रोडक्शन होता है तुम्हारा इसमें, और जो मेजर होता है वो तुम्हारा T3 होता है। T3 में बेसिकली जो फंक्शंस करना होता है वो करता है, ठीक है। और जो T4 होता है ये रिजर्व रहता है, जब भी अगर T3 की ज़रूरत है उसमें से एक आयोडीन अपने आप निकल जाएगा तो वो T3 से में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें करता क्या है, तो ये रेगुलेट करता है बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को ये रेगुलेट करता है। उसके बाद फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट्स में के लिए रिस्पॉन्सिबल्स होता है। देख, अगर मान लो किसी प्रेग्नेंट फीमेल्स में अगर ये आयोडीन की कमी होगा, तो आयोडीन कम होगा तो थायरोक्सिन्स नहीं बनता है, तो उसमें जो बच्चा होता है डेवलप जो होता है वो मेंटल रिटार्डेड होता है, मेंटल ग्रोथ उसका ठीक से होता नहीं, तो मेंटली वो रिटार्डेड होता है तुम्हारा उसमें। साथ में उसका फिजिकल्स भी जो डेवलपमेंट होता है वो भी थोड़ा सा स्टेंटेड होता है, तो ग्रोथ उसमें रुका हुआ रहता है।
और बाकी सेक्सुअल डेवलपमेंट्स में भी हो सकता है कि अगर ये तुम्हारा ड्यूरिंग प्रेग्नेंट स्टेज में हो तो जो बच्चा डेवलप होगा उसमें सेक्स ऑर्गन्स भी ठीक से डेवलप नहीं होते हैं। नेक्स्ट फंक्शंस ये क्या करता है तुम्हारा, ये सपोर्ट करता है आरबीसी के फॉर्मेशंस को। देख इरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन्स हो जो तुम्हारा किडनी से रिलीज होता है और उसको सपोर्ट कौन करता है, थायरोक्सिन्स। तो इसे देखो ग्रोथ हार्मोन्स को भी सपोर्ट कौन कर रहा है, तो थायरोक्सिन ही सपोर्ट करता है। कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म्स लाइक कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड फैट मेटाबॉलिज्म। मतलब कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस और ब्रेकडाउन के लिए, प्रोटीन के सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, साथ में फैट के सिंथेसिस एज वेल एज द ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड दैट ऑल्सो मेंटेन द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में ये दोनों चीज़ों को क्या कहता है, मेंटेन करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन दैट इज TCT। ये क्या होता है, एक प्रोटीन हार्मोन्स होता है और ये रेगुलेट करता है, दैट इज लोअर डाउन करता है ब्लड कैल्शियम लेवल्स को। ठीक है ना, दैट मीन्स हम इसको कह सकते हैं हाइपोकैल्शियमिक हार्मोन्स। हाइपोकैल्शियमिक, हाइपो मतलब कम और कैल्शियमिक मतलब कैल्शियम लेवल्स को कम करता है, हाइपोकैल्शियमिक हार्मोन्स होता है। आयोडीन जो होता है एसेंशियल होता है फॉर द नॉर्मल एंड नॉर्मल हार्मोन सिंथेसिस इन द थायरोक्सिन्स। मतलब देख पहले भी डिस्कस कर रहे थे ना, आयोडीन की कमी होगा तो थायरोक्सिन नहीं बनेगा, थायरोक्सिन नहीं बनेगा तो थायरोक्सिन से रिलेटेड जो भी डिफिशियंसी वाला जो चीज़ है वो यहाँ पे पॉसिबल है, हो सकता है तुम्हारा इसमें। ठीक है, अभी बात समझ में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और थायरोकैल्सिटोनिन जो होता है ये ब्लड में कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन करने का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इसमें थायरॉयड ग्लैंड्स के बाद इसमें अगर मान लो जैसे थायरॉयड ग्लैंड्स का कमी हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म दैट लीड टू द आयोडीन्स, सॉरी आयोडीन बोले ग्वाइटर्स दैट विल लीड इन द ग्वाइटर्स। और इसके पीछे जो मेजर रीजन होता है डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन्स। तो इसलिए जो भी हम सॉल्ट लेते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, आयोडाइड सॉल्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, आयोडाइड सॉल्ट यूज़ किया जाता है तुम्हारा, क्योंकि उसमें क्या रहेगा तुम्हारा, आयोडाइड सॉल्ट्स जो होता है उसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है और आयोडीन प्रेजेंट होगा तो ठीक है, आयोडीन प्रेजेंट होगा तो तुम्हारा आयोडीन्स की कमी नहीं होगा, आयोडीन्स की कमी नहीं होगा तो तुम्हारा थायरोक्सिन्स का प्रॉपर सिक्रेशन होता रहता है। इन एडल्ट वोमेन्स इट कॉज द इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स। अगर आयोडीन थायरोक्सिन्स की कमी है तो मेंस्ट्रुएशंस भी क्या होता है, एबनॉर्मल हो जाता है। उसी तरह से हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग द प्रेगनेंसीज क्या कहता है, अफेक्ट द बेबी कॉजिंग द स्टंटेड ग्रोथ, इसको बोलते हैं क्रिटिनिज्म्स, मेंटल रिटार्डेशंस, लोअर इंटेलिजेंसी क्वेश्चंस, मैंने IQ लेवल जो होता है कम हो जाता है, एबनॉर्मल स्किन्स और इवन डेफ म्यूट हो सकता है, गूंगा बहरा भी हो सकता है वो बच्चा। ठीक है, तो आयोडीन प्रेग्नेंट फीमेल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारा। क्लियर है, चलो अब आ जाते हैं अगर थायरोक्सिन्स का अगर सिक्रेशन ज़्यादा हो जाए तो इसको हम कंडीशन बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म्स। तो हाइपरथायरॉयडिज्म्स क्या क्या होता है, एबनॉर्मल इंक्रीज ऑन थायरॉइड हार्मोन्स रिजल्टिंग इन द एडवर्स इफेक्ट ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, जैसे कि इट कॉज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द नोड्यूल्स और कैंसर इन द थायरॉइड ग्लैंड्स। ये इसके पीछे रीजंस क्या है, तो रीजंस में हमें पता चलता है ये रीज़न है, कॉज है। तो रीजन से मान लो कि जैसे कि थायरॉइड ग्लैंड्स के अंदर कोई नोड बन जाए या कैंसर सेल्स की वजह से क्या होता है, एबनॉर्मली वहाँ पे ट्यूमर बनता है, तो थायरॉइड सेल्स का क्या होगा, नंबर बढ़ेगा, थायरॉइड सेल्स का नंबर बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा तुम्हारा थायरोक्सिन्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा। और इसके वजह से जो रीज़न है मतलब कॉज होता है, इसको बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर्स कहते हैं। एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर्स इसको बोलते हैं ग्रेविस डिजीज़ भी कहते हैं। ठीक है ना, इसका सिम्टम्स क्या होता है, ये क्या होता है, दैट्स फ्रॉम द हाइपरथायरॉयडिज्म्स की वजह से होता है। सिम्टम है इनलार्जमेंट ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड्स और प्रोट्रूडेड आईबॉल थोड़ा सा स्वेल हो जाता है, इंक्रीज BMR एंड वेट लॉस। बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ा रहता है, फैट डिपोजिशंस के वजह से आईबॉल के पीछे फैट ज़्यादा डिपॉजिट होता है, जिससे दैट्स गिव अपीयरेंस लाइक द कि आईबॉल्स क्या हो गया, फूल गया है, स्वेल कर गया है, तो ये बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है तुम्हारा इसमें। ठीक है, तो ये है तुम्हारा हाइपरथायरॉयडिज्म्स के पीछे। तो एक ही डिजीज इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ मेंशन किया हुआ है, दैट्स अ ग्रेविस डिजीज या एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। इसमें आँख थोड़ा थोड़ा फूला हुआ रहता है, बाहर निकला हुआ रहता है। क्लियर है, तो ये था हाइपरथायरॉयडिज्म्स। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स देखा था कि थायरॉयड ग्लैंड्स के पीछे, मतलब अगर हम थायरॉयड ग्लैंड्स को डॉर्सल साइड से अगर देखते हैं तो हमें 4 छोटे छोटे लोब्स दिखते हैं। तो 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड्स।
ठीक है ना, 1 पेयर ईच ऑन द लोब्स, मतलब एक लोब में एक पेयर होता है, तो 2 लोब हो गया तो टोटल 4 हो जाता है। और इसका सिक्रेशंस क्या करता है, पैराथायरॉइड हार्मोन्स का सिक्रेशंस करता है। जैसे एक थायरोकैल्सिटोनिन था ना कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए, उस तरह से ये भी एक इंपॉर्टेंट होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है देख, उसका काम क्या था तुम्हारा, ये प्रमोट करता था, मतलब सॉरी ये नहीं, मतलब थायरोकैल्सिटोनिन प्रमोट करता था डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द ब्लड, मतलब ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करता था। इसका काम होता है इंक्रीज करेगा, ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स अगर ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर रहा है तो मतलब बोन में क्या होगा, डिक्रीज करता है। तो ये एक हो गया हाइपर, है ना, हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन्स हो गया तुम्हारा। स्टिमुलेट करता है बोन रीएब्जॉर्प्शंस, है ना, डीमिनरलाइजेशंस, बोन डिसॉल्व होने लगता है, डीमिनरलाइज्ड होने लगता है। स्टिमुलेट करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रेनल ट्यूब्यूल्स एंड इंक्रीज द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड। मतलब तुम्हारा जो पैराथायरॉइड ग्लैंड्स है उसमें से जो तुम्हारा पैराथायरॉइड हार्मोन दैट इज पीटीएच है, उसका एक मेजर काम होता है ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाना। और बढ़ाने के लिए ये एक तो रेनल ट्यूब्यूल्स में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, और दूसरा जो एलिमेंटिक कैनाल है, डाइजेस्टिव फूड होता है, उसमें जो कैल्शियम होता है उसके भी एब्जॉर्प्शन को इन्हेंस कर देता है तुम्हारा। देख अलॉन्ग द टीसीटी, टीसीटी का मतलब क्या हो गया, थायरोकैल्सिटोनिन, टीसीटी मतलब थायरोकैल्सिटोनिन्स। इट हेल्प इन द कैल्शियम बैलेंस, मतलब ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ब्लड में कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन करने का काम करते हैं। एक कैल्शियम लेवल्स को बढ़ा रहा होता है, एक कैल्शियम लेवल को घटा रहा होता है तुम्हारा। तो इस तरह से कैल्शियम क्या होगा तुम्हारा, बढ़ जाएगा तुम्हारे इसमें, ठीक है। तो जैसे मान लो इक्वेशंस के फॉर्म में लिखते हैं, तो जैसे ये कैल्शियम ले लेते हैं और यहाँ पे एक रिवर्सिबल्स का साइन लगा देता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पे भी कैल्शियम लेवल लिख देता हूँ। तो ये कैल्शियम लेवल बढ़ा और इधर कैल्शियम लेवल घटा। तो कम से बढ़ाने का काम कौन करता है, तो बढ़ाने का काम करता है पीटीएच, और ज़्यादा से कम कौन करता है तुम्हारा, ये करता है टीसीटी करता है। तो दोनों मिलके क्या कहते हैं, कैल्शियम लेवल्स को अल्टीमेटली ब्लड में मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो ये था कैल्शियम लेवल्स के बढ़ाने और घटाने से रिलेटेड। ओके, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट जो ग्लैंड है पैराथायरॉइड्स के बाद, ठीक है ना, वो ग्लैंड है हम लोगों का थाइमस ग्लैंड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं थाइमस ग्लैंड्स के बारे में। तो थाइमस ग्लैंड्स को लेकर थोड़ा सा लोकेशंस में सबको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो ये मैंने एक डायग्राम्स यहाँ से पिक किया है। यहाँ पे देखिए ये हार्ट है, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा ये लंग्स हो गया, दोनों लेफ्ट एंड राइट लंग्स हो गया, और ये यहाँ पे थायरॉइड ग्लैंड्स हो गया, और उसके नीचे ट्रैकिया भी दिख रहा थोड़ा सा, और यहीं पे तेरा थाइमस प्रेजेंट होता है तुम्हारा, ठीक है, ये रहा थाइमस। ओके, तो दैट्स अ पार्ट है, थाइमस का पार्ट होता है। तो इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द एरोटा, एरोटा के सामने, और इट सिक्रेट करता है थाइमोसिन्स। ये एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन्स होता है, थाइमोसिन्स दैट इज पेप्टाइड हार्मोन्स। फंक्शन देखते हैं क्या करता है फंक्शन। तो फंक्शन ऑफ थाइमोसिन्स का जो फंक्शंस होता है, ये डिफरेंशिएशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट, ठीक है ना, एक मेजर फंक्शन हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स का डिफरेंशिएशन करता है। इट इज कॉल्ड द सेल, कॉल्ड द सेल, अच्छा यहाँ पे सेल स्पेस होना चाहिए था, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। तो टी सेल्स जो है वो सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम होता है। इसके अलावा दैट ऑल्सो प्रमोट द एंटीबॉडी प्रोडक्शंस, दैट मीन्स ह्यूमरल इम्यूनिटीज। तो दैट मीन्स इस तरह से कह सकते हैं दो थाइमोसिन्स है, थाइमस ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, वो तुम्हारा एक्वायर्ड इम्यूनिटीज में बी सेल और टी सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम दोनों को इन्फ्लुएंस करता है ना। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थाइमस ग्लैंड्स को बोलते हैं थ्रोन ऑफ इम्यून सिस्टम्स कहा जाता है, थ्रोन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। और इसके अलावा हम इसको बोलते हैं ट्रेनिंग स्कूल ऑफ द बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस करता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यून सेल्स जैसे टी हेल्पर, टी किलर सेल्स का भी प्रोडक्शंस करता है, जो कि अल्टीमेटली जो पैथोजेंस है उनको किल करते हैं। थाइमस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान में रखना है। थाइमस ग्लैंड क्या होता है, धीरे धीरे डिजेनरेट होता है इन ओल्ड इंडिविजुअल्स में, और अल्टीमेटली ये पूरा 100% डिजेनरेट हो जाता है। इसके वजह से थाइमोसिन्स का डिक्रीज होने लगता है अमाउंट ओल्ड एज में, और फाइनली रिजल्ट द इम्यून रिस्पॉन्सेज इन ओल्ड पर्सन इज बिकम वीक। तो उसमें काफ़ी जो ओल्ड पर्सन होते हैं वो इम्यून सिस्टम को लेकर काफ़ी ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं तुम्हारा, ठीक है। लेकिन उस टाइम तक बहुत सारे एंटीबॉडी बॉडी में ऑलरेडी बन चुका होता है, ठीक है, और बी सेल्स वगैरह जो ऑलरेडी डिफ्रेंशिएटेड रहते हैं तो वो उनको थोड़ा सा प्रोटेक्शन देते हैं। लेकिन फिर भी नए जो भी पैथोजेंस आएंगे मार्केट में,
उनके लिए उनके पास एंटीबॉडी बनाने की कैपेबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये था थाइमस ग्लैंड्स के बारे में। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग यहाँ पे बच्चों एड्रिनल ग्लैंड्स। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड्स। तो ये 2 पार्ट्स इसमें होता है, मतलब होता कितना है 1 पेयर, ये ध्यान रखना कितना होता है 1 पेयर। लोकेशंस कहाँ होता है, तो लोकेशन होता है अबव द किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। और ये इसमें जो एड्रिनल ग्लैंड्स है, इसको अगर हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं तो ये 2 पार्ट में बटा रहता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुलास पार्ट्स में। तो ये पेरिफेरल्स पार्ट हो गया एड्रिनल कॉर्टेक्स, और जो मिडिल वन पार्ट हो गया एड्रिनल मेडुलस पार्ट होता है तुम्हारा इसमें। ठीक है, तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुलस को रिप्रेजेंट्स कर रहा है। अब यहाँ पे ध्यान में रखना, जो मेजर इसमें हार्मोन्स होता है ना, वो कॉर्टिकल पार्ट से रिलीज होता है। ठीक है ना, एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट से रिलीज होता है, जिसको हमें डिटेल में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले हार्मोन्स में। तो यहाँ पे टोटल 3 जोन हम बना देते हैं, एक है जोना रेटिकुलरिस, एक है जोना में फेसिकुलरी, और एक है जोना ग्लोमेरुलस। जो जोना ग्लोमेरुलस पार्ट जो होता है तुम्हारा, ध्यान रखना बच्चों, ये आउटर पार्ट होता है, और जो इनर हो गया जोना रेटिकुलरिस, और मिडिल होता है जोना फेसिकुलरिस। अब इसमें से तुम्हें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन से पार्ट जो है ना, वो कौन सा हार्मोन्स का सिक्रेशंस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ग्रुप है, पहले देख लो, नाम देख लो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, उसके बाद इसमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड और एड्रिनोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, एंड्रोजन्स कॉर्टिकॉइड, या इसको सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स भी कह सकते हैं तुम्हारा इसमें। ठीक है, तो इसमें सिक्रेशंस कौन करता है, ये चीज़ तुम्हें अच्छे से ध्यान में रखना है। तो इसमें जैसे पर्टिकुलरली हम आ जाते हैं जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का सिक्रेशन जो है ये जोना रेटिकुलरिस करता है। ठीक है ना, और जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड उसका सिक्रेशन कौन करता है तुम्हारा, जोना ग्लोमेरुलिस करता है, और जो सेक्सोकॉर्टिकॉइड उसको जोना फेसिकुलेट करता है तुम्हारा इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट आ जाते हैं हम लोग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मेनली कॉर्टिसोल्स, इसमें से बहुत सारे कॉर्टिकॉइड्स का मतलब हो गया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का मतलब हो गया कि ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, इसमें एक नहीं बहुत सारे हार्मोन्स का ग्रुप होता है, उसमें जो मेजर है वो है कॉर्टिसोल्स। और ये कॉर्टिसोल्स जो है, दैट्स कॉर्टिसोल्स दैट इन्वॉल्व इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म्स, कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म्स में इन्वॉल्व होता है। दैट मीन्स इट कैन स्टिमुलेट द ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलिसिस या प्रोटियोलाइसिस। मतलब ग्लूकोज बनाना है तो ये प्रोटीन को तोड़ देगा, प्रोटियोलाइसिस। ग्लूकोज बनाना है तो लिपिड को तोड़ देगा, लाइपोलाइसिस। और अगर ग्लूकोज बनाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से भी ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देता है। जैसे एमिनो एसिड विल कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज, तो दैट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, इसके अलावा इट इनहिबिट द सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, है ना। एमिनो एसिड्स का यूटिलाइजेशन बंद कर देगा ताकि वो एमिनो एसिड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए। दैट कैन ऑल्सो मेंटेन द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम्स एंड किडनी फंक्शंस को भी ये अल्टीमेटली किसी न किसी तरह से रेगुलेट करता है तुम्हारा। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम्स और किडनी फंक्शंस को ये रेगुलेट करता है। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉर्टिसोल जो है, दैट कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द या स्टिमुलेट द आरबीसी प्रोडक्शंस। जैसे थायरोक्सिन्स भी था आरबीसी प्रोडक्शंस में, इसको सपोर्ट करता था, उसी तरह से कॉर्टिसोल्स। तो देख अल्टीमेटली अगर मान लो ग्लूकोज अवेलेबिलिटी रहेगा तो एनर्जी मिलेगा एनर्जी मिलेगा तो कार्डियोवेस्कुलर फंक्शन हो या किडनी फंक्शन हो या आरबीसी का प्रोडक्शन हो, उन सब में क्या होता है, हेल्प मिलता है। और एक कॉर्टिसोल्स का एक मेजर और काम है तुम्हारा, दैट्स एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस के लिए यूज होता है। दैट प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में भी यूज़ किया जा सकता है, इसको एज ए इम्यूनो सेपरेटिव ड्रग्स या इम्यूनो सेपरेटिव रिस्पॉन्सेज के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करते हैं, ये सप्रेस करते हैं। तो अगर मान लो किसी ह्यूमंस में कॉर्टिसोल्स का अमाउंट अगर कम होता है, ठीक है, तो उसमें जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होता है बॉडीज में वो होता रहेगा तुम्हारा। तो एक मेजर प्रॉब्लम है ये भी। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट आते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के बाद मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स ये जोना ग्लोमेरुलिस से रिलीज होता है, और इसका जो मेन हार्मोन्स है उसका नाम है एल्डोस्टेरॉन्स। तो एल्डोस्टेरोन, इसको भी तुम लोगों ने अलग से एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा होगा, ठीक है, या पढ़ लोगे। ठीक है, तो रेगुलेट, ये इसका काम होता है रेगुलेट द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ऑस्मेटिक
प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर्स को मेंटेन करने में रेगुलेट होता है। तो मेनली वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर्स को मेंटेन करता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। एल्डोस्टेरोन कैसे ब्लड वॉल्यूम्स को, ब्लड प्रेशर्स को कैसे मेंटेन करेगा, तो एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेट करता है तुम्हारा रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, सोडियम एंड वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है फ्रॉम द रेनल ट्यूब्यूल्स, एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन, पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन्स के एक्सक्रीशंस को भी ये स्टिमुलेट करता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो, एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेट करेगा किसको, देखो ध्यान से, सोडियम और वाटर के रीअब्जॉर्प्शंस को, कहाँ से, रेनल ट्यूब्यूल से, रेनल ट्यूब्यूल से, ठीक है। स्पेशली डीसीटी भी कह सकते हो, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इसके अलावा अगर मान लो जैसे पीएच बैलेंस करना है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में बैलेंस करना है, तो इसमें एक्सक्रीट करवाता है पोटेशियम को और तुम्हारा फॉस्फेट आयंस को, ठीक है ना। सोडियम या पोटेशियम फॉस्फेट जो होता है उसके आयंस को भी क्या करेगा, एक्सक्रीट मतलब रिमूव करेगा बॉडी से, ठीक है ना, ब्लड से रिमूव करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, थर्ड है तुम्हारा इसमें एंड्रोजन्स कॉर्टिकॉइड्स, या इसको सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स भी बोल सकते हो तुम लोग इसको, ठीक है ना, दैट इज सेक्सोकॉर्टिकॉइड भी कह सकते हैं। और सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स में इसका जो काम होता है, एक्सियल हेयर, पीबिक हेयर एंड फेशियल हेयर ड्यूरिंग द प्यूबर्टीज, ठीक है, या फिर सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक्चुअली में देखो यही वो हार्मोन्स है जिसके वजह से मेल में कुछ फीमेल जैसे कैरेक्टर या फीमेल में कुछ मेल जैसे जो कैरेक्टर होता है ना, वो रेगुलेट होता है। और जैसे मेनली जैसे जो मेल है उसमें मेल सेक्स हार्मोन और फीमेल में फीमेल सेक्स हार्मोन्स, तो वो उस चीज़ को बैलेंस कर देता है अगर इम्बैलेंस हो रहा होगा तो। बट अगर यही इम्बैलेंस होगा तो क्या हो जाएगा, उसमें तुम्हारा मेल के अंदर फेमिनिज्म्स या फीमेल के अंदर मैस्कुलाइजेशंस लाइक कैरेक्टर्स वगैरह डेवलप हो जाता है। तो इसका एक ड्रॉबैक है, अगर मान लो इसमें एंड्रोजन्स का सिक्रेशन, एंड्रोजेनिक कॉर्टिकॉइड्स का सिक्रेशन अगर ज़्यादा हो जाता है तो दैट्स इंड्यूस कर सकता है मेल में फेमिनिज्म्स और फीमेल में मैस्कुलाइजेशंस को इंड्यूस करता है। इसके अलावा यहाँ पे जो तुम्हारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स था या फिर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स था, उसके डिफिशियंसी से यहाँ पे होता है एडिशन डिजीज। The deficiency of corticoids, that is glucocorticoid hormone, affect the carbohydrate metabolism. It cause the acute weakness and fatigue, ठीक है, acute weakness and fatigue induce करता है। और इसी कंडीशंस को हम लोग क्या कहते हैं, एडिशन डिजीज कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एडिशन डिजीज कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। एनीवे, नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें एड्रिनल मेडुला, ठीक है। तो अब उसी का दूसरा पार्ट हो गया एड्रिनल मेडुला। तो मेडुला दैट मीन्स इनर मोस्ट पार्ट होता है, इनर मोस्ट पार्ट से रिलीज होता है कैटकोलामीन्स हार्मोन्स, जैसे कि एड्रेनलिन्स, इसको इपिनेफ्रिन भी कहते हैं, नॉर एड्रेनलिन्स, इसको नॉर इपिनेफ्रिन्स भी कहते हैं। कुल मिला के ये जो हार्मोन्स है बच्चों, ये हार्मोन्स है इमरजेंसी हार्मोन्स। क्या है ये, इमरजेंसी हार्मोन्स। दैट्स हार्मोन्स, हार्मोन ऑफ फाइट और फ्राइट। तो 3F बोलते हैं, फाइट फ्लाइट फ्राइट बोला जाता है, ठीक है ना। 3F क्या बोलते हैं, 3F से क्या होता है, फाइट, फ्लाइट और फ्राइट। फाइट मतलब हो गया कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो तुम इस इमरजेंसी सिचुएशन को फेस करो, मतलब तुम उससे लड़ो, नहीं तो उससे भाग जाओ, और नहीं तो फिर डरो, फेयर वाला सिचुएशन होता है। तो ये इमरजेंसी हार्मोन्स का काम होता है, ठीक है। ये क्या करता है, इंक्रीज द अलर्टनेस, पिपलरी डायलेशंस, ठीक है ना। पिपलरी डायलेशंस का मतलब जो आई में जो पिपल्स होता है वो वाइडर हो जाएगा, जिससे क्या होगा, दिखेगा अच्छे से। उसके बाद है पाइलो इरेक्शंस। तो पाइलो इरेक्शंस मतलब रोंगटे जो खड़े हो जाते हैं ना, उसको बोलते हैं पाइलो इरेक्शंस। स्वेटिंग, पसीना आ जाएगा, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है। दैट ऑल्सो स्टिमुलेट द ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन्स का ब्रेकडाउन होता है और इंक्रीज करता है ग्लूकोज को, ठीक है ना। ग्लूकोज जितना रहेगा एटीपी बनेगा, तो उसमें क्या होगा, एनर्जेटिक फील करता है आदमी। और दैट ऑल्सो स्टिमुलेट करता है लाइपोलिसिस एंड प्रोटियोलाइसिस। लिपिड को तोड़ेंगे, प्रोटीन को तोड़ेंगे, जिससे एमिनो एसिड्स बनेगा, उनके से भी बाईपास होके ग्लूकोज और एटीपी बन सकता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो ये सब क्या कहते हैं, इमरजेंसी कंडीशन में फेस करने के लिए हेल्प करते हैं। तो एड्रिनल मेडुला से इमरजेंसी हार्मोन का सिक्रेशंस होता है, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो ये था बच्चों एड्रिनल ग्लैंड्स, और एड्रिनल ग्लैंड में एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। नेक्स्ट आ जाते हैं, छोटा सा ग्लैंड्स है, छोटा नहीं मतलब ये भी सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड्स के कंसिडर कर सकते हैं, पेनक्रियाज।
और पेनक्रियाज को मैंने पहले बताया था ये क्या होता है, हेटोक्राइन होता है। हेटोक्राइन का मतलब एक्सो प्लस एंडोक्राइंस होता है। तो यहाँ पे सिर्फ 1 से 2% पार्ट जो होता है ना पेनक्रियाटिक टिश्यू का, वो होता है तुम्हारा एंडोक्राइंस। तो 1 to 2% पार्ट ही क्या होता है, एंडोक्राइन फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बाकी मेजर जो पार्ट होता है वो एक्सोक्राइन, दैट मीन्स डाइजेस्टिव हार्मोन का सिक्रेशंस कर रहा हो। ठीक है, अब आ जाओ इसमें पेनक्रियाज का जब ट्रांसफर सेक्शंस करते हैं तो पेनक्रियाज में भी क्या होता है, फॉलिकल्स होता है, पेनक्रियाटिक फॉलिकल्स, और बीच बीच में कुछ क्लस्टर होता है सेल्स का, उसी क्लस्टर ऑफ सेल्स को कहते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये फॉलिकल्स पार्ट हो गया और बीच में इस तरह से क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है, इसी को आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। अब इस आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स एंड और भी बहुत सारे अदर सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। स्पेशली अल्फा बीटा को याद रखना है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ग्लूकागॉन्स और इंसुलिन का सिक्रेशन करते हैं रिस्पेक्टिवली। मतलब इसमें अल्फा सेल्स जो है ये तुम्हारा ग्लूकागॉन का सिक्रेशंस, और जो बीटा सेल्स है ये तेरा इंसुलिन का सिक्रेशंस करता है। और दे रिमेन इन दोनों का अल्टीमेटली ग्लूकागॉन और इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, मतलब ग्लूकोज होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, इन दोनों को मेंटेन करता है, ग्लूकोज होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये ब्लड में ग्लूकोज को ना ज़्यादा बढ़ने देंगे और ना ही घटने देंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, मेंटेन कर लेते हैं। ओके, तो एक एक करके हम दोनों को अब सेपरेट फंक्शंस हम लोग को स्टडी करते हैं एक एक करके। तो पहले आते हैं ग्लूकागॉन्स। तो देख, ग्लूकागॉन्स का काम होता है ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना, तो इसको बोलते हैं हाइपर ग्लाइसेमिक फैक्टर कहते हैं। तो ये ग्लूकोज लेवल्स को क्या करेगा, इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करेगा, तो एक्ट ऑन द हेपेटोसाइट्स एंड स्टिमुलेट द ग्लाइकोजेनोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन्स का ब्रेकडाउन, जिससे ग्लूकोज बनेगा और ये ब्लड में शुगर लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, हाइपरग्लाइसेमिया। इसके अलावा ऑल्सो स्टिमुलेट द ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज का सिंथेसिस फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस। जैसे मान लें लैक्टिक एसिड है या अमीनो एसिड्स है, तो अगर ये ग्लूकोज बना लेते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, एंड दैट ऑल्सो रिड्यूस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक, मतलब ये मतलब सेल्स को ग्लूकोज लेने से रोकते हैं ताकि ब्लड में ग्लूकोज कम ना हो जाए। ठीक है, और यूटिलाइजेशन, मतलब सेल्स यूटिलाइज ना करे, इसके लिए ये ग्लूकागॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। और इंसुलिन का जस्ट अपोजिट काम करेगा। इंसुलिन क्या होता है, ये हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर होता है, इसका काम होता है ग्लूकोज लेवल्स को ब्लड में कम करने का। कैसे कम करेगा, तो हेपेटोसाइट पे काम करता है या एडिपोसाइट्स पे काम करता है और इनहेंस करता है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। सो ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड रैपिडली मूव टू द हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स। ठीक है ना, दस ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होने लगेगा, धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। अब इस जैसे हेपेटोसाइट्स में गया तो क्या बना देगा, ग्लाइकोजन्स बना देगा। तो ग्लूकोज क्या बना देगा, ये बना देगा ग्लाइकोजन्स, या इवन मसल्स में भी बना सकता है। तो इससे क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कम होता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। उसके अलावा मान लो जैसे एडिपोसाइट्स में गया तो ये ग्लूकोज होता है, ये किसमें, फैट में चेंज हो जाता है, तुम्हारा फैट में चेंज हो जाएगा तुम्हारा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है तेरा स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब ये वाला ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज कन्वर्ट इन द ग्लाइकोजेंस एंड प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसेमिया लीड टू द डायबिटीज मेलिटस। अगर मान लो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत बढ़ा रहा है बहुत समय के लिए, तो इसी कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। तो डायबिटीज मेलिटस में इसमें क्या होता है, एक्सेस ग्लूकोज होने की वजह से अब ये ग्लूकोज क्या होता है, यूरिन्स के थ्रू बॉडी से बाहर निकलने लगता है एंड फॉर्म द हार्मफुल कंपाउंड्स लाइक द कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशंस करने लगता है। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इंसुलिन थेरेपी करेंगे, क्योंकि जो डायबिटीज़ का रीज़न होता है ये होता है डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होता है, और डायबिटीज़ ठीक करना है तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, इंसुलिन थेरेपी करना होता है। इंसुलिन थेरेपी का मतलब उस पेशेंट्स को हम लोग इंसुलिन देंगे ताकि उसका जो डायबिटिक कंडीशन हो वो थोड़ा ठीक हो जाए। ठीक है, तो ये था बच्चों इंसुलिन का। बाकी जो नेक्स्ट है, मतलब इसके बाद जो और अदर जो ग्लैंड है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलो बाय बाय।